हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉक टेस्ट जो कि प्रैक्टिस के रूप में रहेगा, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वेज नहर किस देश में स्थित है। आपको बताना है कि स्वेज नहर किस देश में स्थित है। तो स्वेज नहर स्थित है मिस्र में। ऑप्शन हो जाएगा डी, मिस्र में स्वेज नहर स्थित है। नील कहेगा, नील नदी के देन किसे कहते हैं। तो मिस्र को नील नदी के देन कहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात वर्तमान में जो भारतीय सबसे अधिक यात्रा किस देश में करते हैं। तो ये करते हैं संयुक्त अरब अमीरात में। लगभग कितने आदमी, तो भारतीय 9 लाख, लगभग 9 लाख भारतीय यात्री करते हैं किस देश में। तो संयुक्त अरब अमीरात में। स्वेज नहर की लंबाई कहेगा तो 193 किलोमीटर या कहीं कहीं 168 किलोमीटर भी देता है। वर्तमान में 193 दे रहा है और पहले दे रहा था 168। ये कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका कन्फ्यूजन कहीं भी दूर नहीं हो सकता है। नेट पे मारिएगा तो ये दोनों ही देता है, बुक में भी दोनों देता है। पहले दे रहा था 168 किलोमीटर और वर्तमान में 193 दे रहा है। तो दोनों याद कर लीजिएगा, जो ऑप्शन में रहेगा और टिक कर दीजिएगा। स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी कम हो गई। तो स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के मध्य 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। स्वेज नहर बनना स्टार्ट हुआ था कब से। स्वेज नहर बनना स्टार्ट हुआ था 1854 से। और ये बनकर तैयार कब हुआ। तो बन के तैयार हुआ था 1869 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में। और कौन किए थे। तो कर्नल नासिर किए थे। बनना स्टार्ट हुआ 1854, बन के तैयार हुआ था 1869। और इसका कहेगा राष्ट्रीयकरण कौन किए थे। तो कर्नल नासिर किए थे 1956 में। स्वेज नहर कहेगा, स्वेज नहर किसको जोड़ता है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है या एशिया को यूरोप से जोड़ता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माउंट एटना विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये कहाँ पे स्थित है। तो माउंट एटना जो कि विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और ये स्थित है कहाँ पे। तो इटली में। कहाँ पे। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, इटली में स्थित है। रक्त के वर्षा कहाँ पे होता है। तो इटली में ही रक्त के वर्षा होता है। जापान को क्या कहते हैं। जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं। जापान को। और डूबते सूर्य का देश कहते हैं, डूबते सूर्य के देश कहेगा तो कहते हैं ब्रिटेन को। उगते सूर्य का देश जापान को। और जापान को पीत आतंक के देश भी कहते हैं। पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगा। फिजी की राजधानी कहेगा तो सुगा हो जाएगा। आगे देखेंगे, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है। यूरोप का युद्ध क्षेत्र कहा जाता है बेल्जियम को। ऑप्शन हो जाएगा डी, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं। तो बेल्जियम को। और यूरोप के खेल के मैदान किसे कहते हैं। तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान कहते हैं। किसानों के देश कहेगा तो फ्रेंच यानी कि फ्रांस हो जाएगा। सुंदरियों के देश भी कहते हैं फ्रांस को। कहेगा कि बनियों का देश, कि इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था। तो ये कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। आयरलैंड की जो एनी बेसेंट थी ये कहाँ की थी। तो आयरलैंड की थी। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है। विश्व में बिना मरुस्थल की, जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, वह कौन सा महाद्वीप है। तो ये हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन हो जाएगा डी, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। यूरोप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। मानव के घर कहेगा तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। और सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया। उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन रहते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि बिना कहेगा कौन सी महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। कौन सा महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। तो ये नहीं पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है और एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है यूरोप में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है। जो एमू पक्षी है ये किस देश में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। और एक आता है एनू। एनू क्या है। तो एनू जनजाति है जो कि किस देश में पाई जाती है। एनू जापान में पाई जाती हैं। और एमू पक्षी ऑस्ट्रेलिया में, एनू जनजाति जापान में। दक्षिण के कहेगा ब्रिटेन किसे कहते हैं। तो दक्षिण के ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। और न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था।
जापान को उगते सूर्य के देश कहते हैं या पीत आतंक के देश जापान को कहा जाता है। थाईलैंड को क्या कहते हैं, तो इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। सफ़ेद हाथी के देश कहा जाता है थाईलैंड को। और 10 लाख कहेगा 10 लाख हाथियों का देश किसे कहते हैं, तो लाओस को 10 लाख हाथियों का देश कहा जाता है। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला हो जाए क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है। विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात ये स्थित है वेनेजुएला में। ऑप्शन हो जाएगा डी, वेनेजुएला में स्थित है। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य किसे कहते हैं, तो नॉर्वे को कहा जाता है। और नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ पे होता है, तो ये होता है नॉर्वे में। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट के अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। कह रहा है कि मुगल सम्राट के जो अकबर थे इनमें दरबार में नवरत्न रहते थे, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार कौन शामिल नहीं थे, तो बैरम खां ये अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे। बैरम खां कौन थे, तो ये अकबर के संरक्षक थे। बीरबल के अन्य नाम कहेगा तो क्या हो जाएगा, बीरबल के अन्य नाम हो जाएगा महेश दास। क्या हो जाएगा, महेश दास बीरबल के अन्य नाम हो जाएगा। तानसेन के अन्य नाम कहेगा तो तानसेन के अन्य नाम हो जाएगा रामतनु पांडे। रामतनु पांडे तानसेन के अन्य नाम था। और तानसेन पुरस्कार कहेगा कौन सी सरकार देती है, तो राज्य सरकार मध्य प्रदेश हो जाएगा जो कि तानसेन पुरस्कार देती है। राग मियाँ के मल्हर के कहेगा रचना किसने किया था, तो राग मियाँ के मल्हर की रचना तानसेन किए थे। अबुल फजल की पुस्तक के नाम हो जाएगा अकबरनामा। अकबर के शासनकाल को मुगल काल के स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को मुगल काल के क्या कहा जाता है, तो स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं शामिल है 22। ऑप्शन हो जाएगा ए। जब संविधान सभा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय 8वीं अनुसूची में कहेगा कितनी भाषा थी, तो 8वीं अनुसूची में उस समय 14 भाषाएं थी। और उसके बाद 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था, इसके तहत सिंधी भाषा जोड़ा गया था। और इसके बाद 71वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992 में, इसके तहत 3 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन था, ये हो जाएगा नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन के तहत जो कि 2003 में हुआ था, इसके तहत 4 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन था, ये हो जाएगा BDMS, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषा 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ा गया था। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कहेगा तो ये मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 5 जून को कहेगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वन दिवस, विश्व वन दिवस 3 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस कहेगा तो 5 जून। और एक आता है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कहेगा तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 3 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा डी। राजस्थान के नृत्य कहेगा तो कालबेलिया हो जाएगा। असम के कहेगा, असम के नृत्य कौन रहता है, बिहू हो जाएगा। और मणिपुर के नृत्य हो जाएगा मणिपुरी। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था, तो ये जीती थी मल्लिका साराभाई। ऑप्शन हो जाएगा डी, मल्लिका साराभाई। इनका संबंध कहेगा तो इनका संबंध होगा भरतनाट्यम से।
किससे? भरतनाट्यम से। यहाँ शोभना नारायण होगा, शोभना नारायण के संबंध कहेगा तो शोभना नारायण के संबंध हो जाएगा कथक से। कथक से। सितारा देवी के संबंध कथक नृत्य और सोनल मानसिंह के कहेगा तो ये हो जाएंगे ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? तो विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हो जाएंगे कौन? तो जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग हैरी पॉटर के लेखक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कहेगा तो अरुंधति राय हो जाएंगी। लजा पुस्तक के लेखक कौन है? लजा पुस्तक के लेखक हो जाएंगी तस्लीमा नसरीन। मिडनाइट चिल्ड्रेन के कहेगा लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा कह रहा है कि किस महासागर में बनती है? तो ये बनती है हिंद महासागर में। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ये हो जाएगा मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। हिंद महासागर के अन्य नाम कहेगा तो ये हो जाएगा रत्नाकर। रत्नाकर हिंद महासागर के अन्य नाम है। आगे देखेंगे, आर्कटिक महासागर जो है ये विश्व के सबसे छोटा महासागर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा कहेगा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? तो पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग को करोड़ कहते हैं और ये बना होता है निकेल और लोहा का। ऑप्शन हो जाएगा डी। कोर जो है यानी कोर, इसे करोड़ या कोर भी कहते हैं। तो कोर जो कर रही दो भागों में बटा हुआ है, ऊपर हो जाएगा द्रव्य अवस्था में और नीचे हो जाएगा ठोस अवस्था में। पृथ्वी को 3 परत में बांटा गया है और ये हो जाएगा ऊपर वाला को बोला जाता है भूपर्पटी, बीच वाला को बोला जाता है मेटल और नीचे वाला को बोला जाता है करोड़ या कोर, इसे बोलते हैं कोर। और ये बना है सियाल सीमा और नीफे इसे बोला जाता है सियाल कहेगा ऊपरी भूपट्टी। तो सियाल बना होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। जो मेटल है जिसे सीमा कहते हैं ये बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से और नीचे वाला हो जाएगा लोहा और निकेल से। तांबा और जस्ता किसका मिश्रण है? तो ये पीतल का मिश्रण है। आगे देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन हो जाएगा सी। कब किए थे? तो 1884 में किए थे। बाल गंगाधर तिलक ने ही महाराष्ट्र में गणेश उत्सव जो कि 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में शुरुआत की थी। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के प्रारंभ किसने किया था? तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक। कब? तो 1893 में हो जाएगा गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव हो जाएगा 1895 में। और 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के गठन किए थे। जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? 1901 में। बोमेश चंद्र बनर्जी ये कांग्रेस के प्रथम क्या थे? तो ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे जो कि बम्बई अधिवेशन में बने थे 1885 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए ये नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये दिया था आर्य समाज। ऑप्शन हो जाएगा बी। आर्य समाज के गठन हुआ था 1875 में और कहाँ पे? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में हुआ था। कौन किए थे? तो ये किए थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के जन्म हुआ था 1824 में। कहाँ पे कहेगा? तो ये हुआ था गुजरात में। ब्राह्मण समाज की स्थापना हुआ था 1828 में। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता में। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी हो जाएगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से। नर्मदा नदी ये सर्वाधिक सीधा बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं और ये सर्वाधिक कहाँ पे बहती है? तो सर्वाधिक बहती है मध्य प्रदेश में। और जो नर्मदा और
ताप्ती नदी के बीच, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? तो ये सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। और क्या है कोसी, इसे कोसी को क्या कहते हैं? तो कोसी को बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। और कोसी नदी ये सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। सर्वाधिक सीधा बहने वाली नदी कहेगा तो नर्मदा हो जाएगा, और सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी हो जाएगी कोसी नदी। गोदावरी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ये स्थापित किया है सेबी ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। सेबी के गठन कब हुआ था? तो सेबी के गठन हुआ था 1988 में, और इसे वैधानिक दर्जा मिला था कब? तो 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका गठन हुआ था किस समिति के तहत? तो फेरवानी समिति के तहत सेबी का गठन हुआ था। मुख्यालय कहेगा तो ये हो जाएगा मुंबई। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रखा है अगला क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन हो जाएगा बी। साइलेंट वैली कहेगा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल राज्य में। साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। खर्ची पूजा कहाँ पे मनाया जाता है? खर्ची पूजा मनाया जाता है त्रिपुरा में। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे बनाई गई थी? तो भारत के प्रथम कहेगा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी दामोदर नदी पे। ऑप्शन हो जाएगा सी। कब? तो ये हो जाएगा 1948 में। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना घाटी निगम दामोदर नदी घाटी निगम है, जिसका स्थापना हुआ था 1948 में। और दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? तो इसे जैविक मरुस्थल के नदी के नाम से जानते हैं। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल के नाम से दामोदर नदी को जानते हैं, और ये बंगाल के शोक के रूप में दामोदर नदी को ही जानते हैं। जो गंडक परियोजना है, गंडक जो परियोजना है ये बिहार और यूपी का सम्मिलित परियोजना है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। खूला नदी के नाम से किसे जाना जाता है? खुला नाला के नाम से। खुला नाला किसे बोला जाता है? खुला नाला बोला जाता है किस नदी के? तो यमुना नदी को खुला नाला के नाम से जानते हैं। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन हो जाएगा ए। गठन पूछेगा तो 1969 में इसे स्थापित किया गया था। भारत के प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कहेगा कौन सा है? तो भारत के प्रथम नाभिकीय रिएक्टर हो जाएगा अप्सरा, जिसका स्थापना कब हुआ था? अप्सरा का गठन हुआ था 1956 में। कुंडम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? यूनाइटेड किंगडम में शामिल हो जाएगा इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? लिपि पूछ रहा है, तो अशोक के शिलालेख की लिपि था ब्राह्मणी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अशोक के शिलालेख के खोज कौन किए थे? तो ये किए थे टी पैंथलर खोज किए थे कब? 1750 में। और कहेगा कौन अशोक के शिलालेख को पढ़े थे? जेम्स प्रिंसिपे। कब तो पढ़े थे? तो ये पढ़े थे 1837 में। अशोक के शिलालेख की लिपि तो हो जाएगा ब्राह्मणी, और कहेगा कि भाषा कौन सी थी? तो याद रखिएगा अशोक के शिलालेख की भाषा हो जाएगा प्राकृत भाषा था अशोक के शिलालेख का। गुरुमुखी लिपि के आविष्कार कौन किए थे? तो सिखों के दूसरा गुरु अंगद किए थे। कौन किए थे? अंगद। सिखों के दूसरा गुरु अंगद। और हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? तो ये लिखते हैं देवनागरी लिपि में। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ पे? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन हो जाएगा डी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा सैडल पीक। सैडल पीक ऊंचाई हो जाएगा 737 मीटर, और ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में स्थित है, और इसकी रहेगा
अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और ये बना है प्रवाल भित्ति से। यहाँ जो जाति रहती है वो कौन सी भाषा बोलती है? तो मलयालम। और केरल की भाषा भी मलयालम है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये हुआ था कहाँ पे? तो लंदन में। ऑप्शन हो जाएगा बी। कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ था। दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 को। और तीसरा पूछेगा तो तीसरा हुआ था 17 नवंबर। तीसरा कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी लिए थे दूसरा वाला में। और तीनों में कौन भाग लिए थे? तो तीनों में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और एक आता है तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बम्बई के नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? तो ये किया गया था 1995 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित है? तो ये प्रभावित है लियो टॉलस्टॉय से। ऑप्शन हो जाएगा बी। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है वार एंड पीस, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने कौन सी नारा दिए थे? तो ये दिए थे नारा कि दुनिया के मजदूर, ये बोले थे दुनिया के मजदूर एक हो। दुनिया के मजदूर एक हो नारा दिए थे कार्ल मार्क्स। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कहेगा तो ये हो जाएगा दास कैपिटल। दास कैपिटल की इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है तो कार्ल मार्क्स का। लियो टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगा वार एंड पीस। सबसे अधिक गांधी जी प्रभावित थे लियो टॉलस्टॉय से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे? तो ये विख्यात थे लाला लाजपत राय। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, जिनके विरोध में इन पे लाठीचार्ज हुआ, जिनसे अधिक घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी लाहौर में। और इनका उपनाम क्या हो जाएगा? तो पंजाब केसरी। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक के जन्म हुआ था कब? तो 1469 में। 1469 में इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? तलवंडी पाकिस्तान में गुरु नानक के जन्म हुआ था 1469 में। और इनकी मृत्यु कहते तो 1539 में हुआ था कहाँ तक? करतारपुर में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में। कहाँ पे? तो पटना में। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ अमृतसर के संधि किए थे कब? तो 1809 में। अमृतसर के संधि किए थे रणजीत सिंह किनके साथ? अंग्रेजों के साथ। और रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कहेगा तो खड़क सिंह थे। और इनकी राजधानी कहेगा, अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? तो लाहौर में बनाए थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होता है। और पशु जनगणना कितने वर्ष के पश्चात की जाती है? तो पशु जनगणना कहेगा तो 5 वर्ष के पश्चात की जाती है। भारत में जनगणना की शुरुआत हुआ था 1872 में। शासनकाल कहेगा तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी रिपन के कार्यकाल में। और वही भारत में जाति आधारित जनगणना कहेगा तो 1931 में हुआ था। और भारत में आर्थिक जनगणना हुआ था 1977 में। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और वही जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 1931 में। और भारत में आर्थिक जनगणना की शुरुआत 1977 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कहेगा तो ये हो जाएगी दोमट मिट्टी। ऑप्शन हो जाएगी सी। काली मिट्टी में कपास के लिए ये अच्छा मिट्टी होता है। और इसे अन्य नाम कहेगा तो रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी के अन्य नाम हो जाएगा रेगुर मिट्टी। निर्माण कहेगा तो ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। बंजर भूमि के नाम से किस मिट्टी को जानते हैं? बंजर भूमि के नाम से लाल मिट्टी को जानते हैं। भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञान को औद्योगिक विद को जाना जाता है उसका नाम क्या है? भारत में हरित क्रांति के श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विद को जाना जाता है उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन में नहीं, इस ऑप्शन में छूट गया है। उनका नाम हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में कृषि के जन्मदाता के नाम से जानते हैं। विश्व में कहेगा तो हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। ऑप्शन हो जाएगा बी। 14 फरवरी को क्या मनाते हैं? वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो 21 जनवरी के जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह के। 21 जनवरी 1666 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो पटना में। कहाँ पे हुआ था? तो पटना में। सुभाष चंद्र बोस के जन्म कहेगा तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म हुआ था 23 जनवरी को। 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। और 23 जनवरी को इनके जन्म दिवस पे पराक्रम दिवस मनाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म कब हुआ था? तो 7 मई इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में। कहाँ पे? तो कोलकाता में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई को। इनका जन्म 23 जुलाई को हुआ था। कहाँ? भखरा इलाहाबाद में। भखरा इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई को। 23 जुलाई कब? तो 1906 में। 23 जुलाई 1906 में चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म हुआ था भखरा इलाहाबाद। रविंद्रनाथ टैगोर के 7 मई 1861 कोलकाता। गुरु गोविंद सिंह के जन्म हुआ था 21 जनवरी 1666 पटना। सुभाष चंद्र बोस के जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन चैनल का राय क्या है? तो ग्रीन जो चैनल है ये एक डाक सेवा है। ऑप्शन हो जाएगा ए। सबसे अधिक डाक किस देश में पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाता है भारत में। लगभग कितना? तो लगभग 1.5 लाख। लगभग कितना पाया जाता है? लगभग 1.5 लाख। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस मछली में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मछली में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा जेली फिश। जेली फिश ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। जो कटल फिश है ये मछली नहीं है और स्टार फिश भी मछली नहीं है। कटल फिश और स्टार फिश ये दोनों मछली नहीं है। कटल फिश ये समुद्री जीव है। क्या है? तो ये समुद्री जीव है। और स्टार फिश भी समुद्री जीव है। और इसका अन्य नाम कहेगा तो इसका अन्य नाम कहेगा तो समुद्री तारा इसे बोला जाता है। स्टार फिश को समुद्री तारा बोला जाता है और कटल फिश ये समुद्री जीव है। ये दोनों क्या है? तो दोनों मछली नहीं है। डॉग फिश मछली है और जेली फिश भी मछली है। और जेली फिश तंत्रिका तंत्र नहीं होता इसमें। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पौधा नहीं है? इसमें बताना है किसमें से कौन सा मांसाहारी पौधा नहीं है। तो इसमें जो मार्शमैलो है ये मांसाहारी पौधा नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी पीचर प्लांट मांसाहारी पौधा है। बीनस फ्लाई ट्रैप ये भी मांसाहारी पौधा है। वाटर व्हील प्लांट कहेगा तो ये भी मांसाहारी पौधा है। ये क्वेश्चन भी है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र आंतरिक मानव अंग है जो पुनः जीवित हो सकता है? तो अपने आप कहेगा कि मानव शरीर के अंदर पुनः जीवित होने वाला अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा यकृत। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। मानव शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा तो अग्नाशय हो जाता है, जहाँ से इंसुलिन स्रावित होता है। गुर्दा का कार्य क्या है? तो गुर्दा का कार्य हो जाएगा मानव शरीर में खून को साफ करना। पलिया को क्या बोलते हैं? तो इसे मानव शरीर के ब्लड बैंक बोला जाता है। और जब मलेरिया रोग होता है तो इसमें पलिया को ही प्रभावित करता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं क्योंकि यह बाह्य स्राव और अंतःस्राव दोनों है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
संयोजी ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है? संयोजी ऊतक के संदर्भ में कौन हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है हड्डी के हड्डी से लिगामेंट्स। ऑप्शन हो जाएगा ए, लिगामेंट्स हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है। और जो टेंडन है ये हड्डी को किससे जोड़ता है? तो पेशी से। हड्डी को पेशियों से जोड़ता है टेंडन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तापमान में वृद्धि का द्रव्य के पृष्ठ तनाव पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो तापमान में वृद्धि से द्रव्य के पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? तो यह घटता है। अगर द्रव्य के तापमान बढ़ाइएगा तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, और जब डिटर्जेंट में मिलाते हैं तो इसका पृष्ठ तनाव घटता है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से मिलता जुलता सैन्यता के बारे में देख लेते हैं। इसी से मिलता जुलता सैन्यता से बारे में देख लेते हैं। तो आप बताइए, जो द्रव्य और गैस, जो सैन्यता है ये द्रव्य और गैस का गुण है, तो इसमें दोनों में किसका सैन्यता अधिक होता है? तो इसमें गैस की अपेक्षा द्रव्य की सैन्यता क्या होती है? अधिक होती है। जो सैन्यता है ये द्रव्य और गैस का गुण है, और इस दोनों के कंपेयर में द्रव्य की सैन्यता अधिक होती है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ताप बढ़ाने पर द्रव्य की सैन्यता पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो द्रव्य की सैन्यता घट जाएगा और गैस की जो सैन्यता होगा यह बढ़ जाएगा। द्रव्य के ताप बढ़ाने पर इसकी सैन्यता घटता है और गैस की सैन्यता जो होता है ये बढ़ता है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एसिटिलीन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एसिटिलीन के विषय में निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। यह एथाइन का लोकप्रिय नाम है। यह एल्काइन श्रेणी का पहला स्थिर सदस्य है। जो एसिटिलीन है यह एथाइन का लोकप्रिय नाम है और यह एल्काइन श्रेणी का पहला स्थिर सदस्य है। एसिटिलीन यह फल पकाने के रूप में कार्य आता है और इसे वेल्डिंग के रूप में भी यूज करते हैं ऑक्सीजन के साथ। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के घटक क्या है? तो जर्मन सिल्वर कह रहा है कि किसका मिश्रण होता है? तो ये मिश्रण होता है, जर्मन सिल्वर हो जाएगा मिश्रण तांबा, निकेल और जस्ता का। ऑप्शन हो जाएगा डी, जर्मन सिल्वर मिश्रण है तांबा, निकेल और जस्ता का। और एक आता है गन मेटल। गन मेटल जो है ये किसका मिश्रण होता है? तो इसी से मिलता जुलता है, गन मेटल हो जाएगा। इसमें हो जाता है तांबा प्लस जस्ता और प्लस एक होता है निकेल के स्थान पे लोहा। गन मेटल में निकेल का स्थान पे लोहा आ जाता है और जर्मन सिल्वर में लोहा के स्थान पे निकेल आ जाता है। यानी गन मेटल मिश्रण है तांबा का, जस्ता का, लोहा का। जर्मन सिल्वर कहेगा तो तांबा, निकेल और जस्ता का। आगे बढ़ेंगे, गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के बीच एक विशेष प्रकार के एक मूल बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? कह रहा है कि गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के बीच एक विशेष प्रकार के एक मूल बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है बंध एंथैल्पी। इसे क्या कहते हैं? तो बंध एंथैल्पी कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चमकदार अधातु है? तो इसमें से चमकदार अधातु हो जाएगा आयोडीन। वैसे तो धातु चमकदार होते हैं, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी ये चमकदार है और ये अपवाद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। कहेगा सामान्य ताप पे द्रव्य के रूप में पाए जाने वाला अधातु कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। अब धातु कहेगा तो धातु हो जाता है पारा धातु हो जाता है, अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। आगे देखेंगे, सल्फर के अणुसूत्र हो जाएगा S8। सल्फर के अणुसूत्र S8 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा माउंट एरेबस हाल ही में समाचारों में देखा गया, यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरेबस जो है ये हाल ही में समाचारों में देखा गया है, ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अंटार्कटिका पे अधिक मात्रा में 90% से अधिक यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो 90% से अधिक यहाँ पे बर्फ पाया जाता है। और अंटार्कटिका को विज्ञान के रूप में प्रचलित किया गया, यानी कि विज्ञान महाद्वीप के रूप में इसे प्रचलित किया गया है। द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है किसे? तो यूरोप को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप कहा जाता है।
आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गायों को राज्य माता गोमाता घोषित किया है? कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता गोमाता घोषित किया है तो ये किया है महाराष्ट्र। कौन किया है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन हो जाएगा सी। महाराष्ट्र के राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। कर्नाटक कहेगा तो 1 नवंबर, कर्नाटक गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 19। बिहार के गठन कब हुआ था? बिहार के गठन हुआ था 22 मार्च कब? तो 1912 में। झारखंड के गठन हुआ था बिहार से अलग होकर कब? तो ये झारखंड के गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में किसका गठन हुआ था? तो झारखंड का। और ये झारखंड के गठन हुआ था बिहार से अलग होके, और बिहार के गठन हुआ था किससे अलग हुआ था? बंगाल से अलग होके, पश्चिम बंगाल से अलग होके बिहार राज्य को गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को। महाराष्ट्र हो जाएगा 1 मई 1960, कर्नाटक 1 नवंबर 1956। हिमाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा हाल ही में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा संकल्प। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ताइवान के खिलाफ एनाकोंडा रणनीति का उपयोग किया है? हाल ही में किस देश ने ताइवान के खिलाफ एनाकोंडा रणनीति का उपयोग किया है? तो ये किया है चीन। ऑप्शन हो जाएगा डी। सोवियत संघ रूस का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। कितने गणतंत्र में? तो 15 गणतंत्र में। सबसे कहेगा दुनिया का सबसे गुप्तचर संस्था किसका मजबूत है? तो इजराइल का। इसका गुप्तचर संस्था के नाम हो जाएगा मोसाद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2024 एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? 2024 एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। ऑप्शन हो जाएगा सी। और इसका कहेगा ये कहाँ पे हुआ था? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में, कजाकिस्तान के अस्ताना में ही हुआ है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टैली मैनस पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? टैली मैनस पहल कह रहा है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है मानसिक स्वास्थ्य से। ऑप्शन हो जाएगा बी, मानसिक स्वास्थ्य से। शिक्षा से संबंधित एक क्वेश्चन आता है वुड डिस्पैच। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? तो वुड डिस्पैच के संबंध हो जाएगा शिक्षा से। और ये लाया गया था 1854 में। ये आया था पिछला दरोगा में कि वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। 1854 में लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल बना है तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव है, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो, खासकर ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। इसका पीडीएफ चाहिए तो अगर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।